it is a small volume inside atom where it is a small volume inside atom where majority of mass and whole positive charge is centered and whole positive charge is centered. ठीक है, हिंट डालो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, हिंट डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, देखो पहले लिखो, न्यूक्लियस किसका बच्चों का बनता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, लिखो, साइलेंट कर लो, लिखो, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। These particles are collectively called nucleons. These particles are collectively called nucleons. ठीक है, लिख लिया। दूसरा पॉइंट देखिए, मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों क्या होता है, किसी को याद है? और उसके आगे, अरे उसके आगे इसके डेसिमल, हाँ मतलब काम चल रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, मुझे चाहिए जरूरी। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों? 1.6749 होता है। ठीक है, ये इसलिए याद रखना चाहिए अगले रूल पे, क्योंकि आपको पता है न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा भारी है, मास क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो उतना असर नहीं करता। ठीक है, रिपल्सिव वाला क्या, रिपल्सिव वाला जो है, देखो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स है ना, वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज का बहुत इंफॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते सिर्फ मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, अरे 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 यारी बात समझिए, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सोचो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है और इतना छोटे से स्पेस में है, उसके बारे में स्टडी हुई ही नहीं है। ठीक है, कल्पना की गई ऐसे लगता है। ठीक है, लिख लिया। तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग क्या मान लेते हैं, दोनों को सेम मान लेते हैं, अरे लगभग सेम मान लेते हैं, क्योंकि लगभग सेम है, 10⁻27 बहुत कम है, तो 26 कर दो या 49 एक्स्ट्रा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लगभग सेम मानते हैं। ठीक है, तीसरा लिखो बच्चों, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक नंबर ब्रैकेट में क्या है बच्चों? Z। क्या बताता है बच्चों? हाँ, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस होता है, कोई बच्चा बताएगा? एटॉमिक नंबर Z ऑफ न्यूक्लियस, लिखो, इट डिनोट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लिखो, इट डिनोट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर Z डाल लो, एटॉमिक नंबर Z, इट डिनोट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, देखो जैसे तुम लोगों का आधार कार्ड है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, इसका सिंबल ये होता है इसका। ठीक है, तो देखो, तो वास्तव में ये क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस का आधार कार्ड ही है, ये उसका स्पेशल नंबर है। कोई भी ऐसा दो एलिमेंट नहीं है जिसका सेम Z हो, है कोई? नहीं, तो वास्तव में ये क्या है, न्यूक्लियस का आधार कार्ड, लिख सकते हो इसको। हाँ लिख लो, इट इज आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब सेम एलिमेंट क्या होगा बच्चों, अगर सेम Z होगा तो क्या होगा, सेम एलिमेंट होगा। ठीक है, हाँ मतलब लिख लो, मैं आज सोच रहा था तो अभी दिमाग में आया कि भाई सेम Z जो होता है, तो अगर सेम एलिमेंट हो तभी सेम Z हो सकता है। ठीक है, तीसरा लिखो बच्चों, मास नंबर A,
चौथा मतलब मास नंबर ए, मास नंबर ए, ये क्या बताता है बच्चों? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, ठीक है ना। लिखो लिखो, इट डिनोट्स नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर ए बात करते हुए फुर्सत होगी तब लिखोगे। मास नंबर ए, कौन कह रहा है? क्या चुगली कर रहे हो? मास नंबर ए, ओके। आज वो श्रेष्ठा, वो क्या नाम है, वो दोनों नहीं है, तीनों। हाँ, मास नंबर ए, ठीक है। क्या बताता है बच्चों? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे लिख लेना, ए इक्वल टू एन प्लस पी। तो क्या होगा बच्चों? ए प्लस पी, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? ए माइनस पी। देखो एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता कर सकते, हमको मास नंबर से घटाना होगा, ठीक है। और एन की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता कर सकते तो क्या करना हो? एन इक्वल टू ए माइनस पी। नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है? पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे हाँ जरूर, जेड लिख लो, ज्यादा अच्छा है बच्चों। लिख लिया? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है बच्चों? जैसे न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? क्या होता है बच्चों? जेड ए, ऐसा होता है, या कभी कभी एक उदल भी लिख देते हैं, दोनों सही है, ठीक है। जेड क्या होता है बच्चों? आपका एटॉमिक नंबर, एक्स एलिमेंट का सिंबल, और एक क्या होता है आपका? मास नंबर, ठीक है। ठीक है, हिडन डाल लो। देखो वास्तव में ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, बट वास्तव में क्या होता है? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी बता रहा है आपका, ठीक है। टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। हाँ टाइप होता है भाई। पहले लिखो आइसोटोप्स। आइसोटोप जानते हो बच्चों, ठीक है। क्या होता है? सेम जेड एंड डिफरेंट एंड, लिखो। न्यूक्लियाई हैविंग सेम जेड but different mass number. Nuclei having same atomic number but different mass number. Nuclei having same atomic number but different mass number are called isotopes. Are called isotopes. एग्जाम्पल बताओ किस लिए? हाँ, अरे बहुत सारे होते हैं, लगभग सारे के होते हैं, ऐसा कोई नहीं, लगभग मुझे तो नहीं मिला किसी ना हो, ठीक है। सबके होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन वाले पॉपुलर देख लेते हैं, क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन वाले बताओ। ये 1H1 वाले क्या कहते हो? हाइड्रोनियम। प्रोटियम कहते हैं। और फिर क्या होता है? हाँ, ड्यूटीरियम। और फिर क्या होता है तुम्हारा? क्या होता है? तुम्हारी इंग्लिश मुझसे खराब है। क्या होता है बच्चों? क्या? ट्राइटियम होता है। शायद सही लिखी इस पे, सही लिखी, ट्राइटियम, ठीक है। और बताओ एग्जांपल। एक एक कार्बन का बहुत ही पॉपुलर है, 6C12 और 6C14। कार्बन 14 डेटिंग होती है ना, ठीक है ना, ऑनलाइन वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। नहीं, हाँ गुड वाली, ठीक। अभी तक नहीं पता चला? 6C12 एंड 6C, तुमको बता दूंगा, ठीक है, जो क्लास के अंत में, ठीक। 6C12 एंड 6C14, ठीक है। कार्बन क्या है बच्चों? आइसोटोप है। अच्छा, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सोचो क्या हो रही है। ले लो, लौटा देना, नहीं देना, ठीक।
क्या इसमें कुछ खास बात दिख रही है? इनमें, इन एग्जांपल्स में कुछ खास बात दिख रही, कॉमन बात? उसके अलावा वास्तव में सेम एलिमेंट है। अरे भाई एलिमेंट क्या है, ये सेम है, ठीक है ना, लिखो नोट इसमें लिख सकते हो, ठीक है ना, दे आर सेम एलिमेंट, ठीक है। तीसरा दूसरा क्या होता है बच्चों? आइसोबार, ठीक है, लिखो। आइसोबार में क्या होगा, लिख लो। अब ऐसे लिख लो, ठीक है, शॉर्ट में, सेम ए क्या होगा बच्चों, डिफरेंट जेड। अगर डिफरेंट जेड होगा बच्चों तो न्यूट्रॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्या होंगे, जेड, ठीक। हाँ एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, मतलब एलिमेंट भी क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। डिफरेंट जेड है ना, तो एलिमेंट भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, अर्षिता छोटी छोटी बातें ही हुई हैं, ठीक है, तो कोई ज्यादा लॉस नहीं हुआ, टाइम पर आ जाएगा करो। हाँ। तुमने शक्तिमान देखा है? शक्तिमान, हाँ ओके कोई बात नहीं, वो तो उसमें था यार, महाभारत। शक्तिमान मिसिंग का मकान, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ आइसोबार्स का। हाँ, अरे बोलो तो, कैल्शियम। देखो बच्चों, अरे भाई तुम्हारा ए सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तो कौन से बताओ। देखो 6C14 होता है, किसका और का 14 होता है, नाइट्रोजन का होता है। हाँ 7N, और 20Ca40 होता है, और क्या होता है, 19K40 भी आता है, पोटेशियम का भी आता है बच्चों, ठीक है। अरे देखो क्या है, एलिमेंट्स तुम्हारे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। हाँ हाँ कर सकते हैं, ड्यूट्रियम और कैसे, कैसे सेम होगा, ए कहाँ सेम है, अरे 4 कहाँ सेम होगा ना, उसका मास 4 है। कह सकते हो वैसे तो, 2He3 भी आता है एक आइसोटोप, तो 1s3 और 2He3 कह सकते हो। अरे हो गया आइसोबार्स। तीसरा होता है बच्चों आइसोटोन। क्या होता है, आइसोटोन्स। इसमें क्या होगा बच्चों, सेम न्यूट्रॉन होगा। अरे भाई ये नहीं कह सकते, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बात नहीं पीछे भाई, सब सेम नहीं हो जाएगा। डिफरेंट ए डिफरेंट जेड होगा, डिफरेंट भाई, जेड तो डिफरेंट होगा ही। अगर जेड डिफरेंट होगा भाई, देखो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए माइनस जेड, ये सेम है। अगर जेड डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा, क्या होगा, डिफरेंट ए कॉमा जेड, और डिफरेंट एलिमेंट भी होगा ना बच्चों। अब बताओ, ठीक है, किस लिए बताओ, डिफरेंस सेम होना चाहिए ए माइनस जेड का, ठीक है, जो तुम सोच रहे हो बताओ। पिछला एग्जांपल, पिछला एग्जांपल, नहीं, ड्यूटेरियम और हीलियम। अरे हो गए, और उसका देख लो, 19 के 39 भी होता है बच्चों। अरे इसका डिफरेंस क्या आएगा, 39 और 19 का 20। हाँ तो सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहा था ये। अरे 1s3 होगा ना, डिफरेंस तो अभी 2 आएगा, ठीक है। 2He4 है, 1s3, 19 के 30, 20Ca40, ठीक है। अरे आ गया समझ में बात, ठीक है। तो ये बच्चों आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अरे आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो, केमिस्ट, क्या कर रही हो माई भाई, न्यूक्लियस जो होता है,
उसकी डेंसिटी लगभग हम कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? लगभग कांस्टेंट। होती नहीं है, ठीक है ना। अरे भाई ऐसा नहीं है कि मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो गए, जाहिर सी बात ज्यादा साइज लेगा। लगभग कांस्टेंट मानते हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट क्या होता है आपका डिफरेंट होता है, तो नोट में लिख लो। हाँ, केमिस्ट्री में देखो कितने एक्सेप्शन होते हैं। क्यों होता है एक्सेप्शन? क्योंकि उनको पता नहीं होता। अरे भाई टीचर्स को पता नहीं, कोई टीचर की बात नहीं है वास्तव में। जब वो प्रोसेस ही पता नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताया ना, तो क्या सिर्फ मास पे डिपेंड करता है? क्या नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, लिखो। अरे नोट में एक पॉइंट लिखो भाई। अरे गधो लिखो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज अज्यूम्ड कांस्टेंट। हाँ, मतलब सेम नहीं होता बच्चों, लगभग सेम होता है। ठीक है, अरे सेम नहीं होता, लगभग सेम होता है। तो देखो, इससे बच्चों हम रेडियस पता कर सकते हैं, रेडियस का डिपेंडेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट मान करके। ठीक है ना, लिखो डिपेंडेंस ऑफ। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन आया था, एक जेई मेंस में आया था क्वेश्चन। ठीक है ना, उसने पूछा था, मान लो कोई दो एलिमेंट दे रखे थे, मान लो 19 के 39, इसकी डेंसिटी रो वन मान लो, और 20 सी एफ 40, इसकी डेंसिटी क्या मान लो, इसकी न्यूक्लियस की डेंसिटी रो टू मान लो। इनकी दोनों की डेंसिटीज का रेशियो पूछा था, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई दोनों क्या होते हैं? सेम। हाँ, इसी इसी लाइन पर पूछा गया था, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। लिखो डिपेंडेंस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, डिपेंडेंस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑन मास नंबर। डिपेंडेंस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, ऐसे लिख देना, डिपेंडेंस ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई ऑन मास नंबर, ऑन मास नंबर। ठीक है, देखो बच्चों, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यही होता नहीं होता? ठीक है, अब देखो, मास नंबर देखो, ये बताया क्या बच्चों? देखो मास नंबर क्या होता है? ए इंटू लगभग मास, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग सेम मान सकते हैं। अरे मास तो नहीं मान सकते। ए इंटू क्या कह दो? मास ऑफ प्रोटॉन कह दो, टोटल मास। अरे भाई कितने न्यूक्लियस है? ए, और हर एक न्यूक्लियन का मास मान लो एमपी मान लो, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? ए इंटू एमपी। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल मान लो, तो वॉल्यूम क्या होगा? 4 पाई/3 आर क्यूब इंटू डेंसिटी क्या हुई? रो, ये कांस्टेंट मान रहे हो, तो आर क्यूब क्या होगा बच्चों? 3a mp बाई 4 पाई रो। ठीक है, 3a mp/4 पाई रो। अब देखो इसमें बच्चों आपका नंबर कौन सा है इसमें? देखो कौन सा, इस राइट हैंड साइड में नंबर कौन है? ए नंबर है ना तुम्हारा, मतलब वो तो कांस्टेंट है। नंबर क्या है तुम्हारा? ए। इसको ऐसा ले लो, 3 mp/4 पाई रो। देखो बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट क्या होगी बताओ? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्या होगी डेंसिटी? सॉरी, मैं डेंसिटी कह रहा हूँ, यूनिट क्या होगी? हाँ, मीटर क्यूब होगी। क्या होगी? मीटर क्यूब। क्यों? अरे इधर भी मीटर क्यूब है ना, इधर भी क्या होगी? मीटर क्यूब होगी। ये तो क्या है? नंबर है। देखो ये बच्चों रेडियस का क्यूब होगा, यूनिट तो सेम होगी। अरे होगी नहीं होगी? तो इसको मानते हैं आर नॉट का क्यूब। क्या मानते हैं बच्चों इसको? एक कांस्टेंट है, समझ पा रहे हो? अरे क्या मानते हैं? एक कांस्टेंट, आर नॉट का क्यूब इंटू ए। अगर रूट लोगे दोनों साइड तो क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू आर नॉट इंटू ए की पावर 1/, आर नॉट क्या है बच्चों आपका? कांस्टेंट। आर नॉट क्या है? कांस्टेंट। देखो ये रिलेशन कब आ रहा है? जब आप न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या मान रहे हो? सेम। जब आप न्यूक्लियस डेंसिटी क्या मान रहे हो? फिक्स ही नहीं है, ऑन एवरेज हम मान लेते हैं। ठीक है, अरे आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा एक बार सर्च करो मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या 1 AMU होना चाहिए? देखो क्या होना चाहिए, अच्छा बाद में बताता हूँ। लिखो लिखो इतना, एक मिनट अभी चीज सर्च करना अभी।
हाँ नेट कनेक्शन है। आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। नहीं नहीं रुको, अरे वो नहीं पूछ रहा हूँ, जो पूछ रहा हूँ पूछ रहा हूँ अभी। देखो आर नॉट बच्चों क्या है, कांस्टेंट है। आर नॉट क्या होता है, कांस्टेंट। ये इसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। देखो फर्मी क्या होता है बच्चों, एक छोटी यूनिट होती है। यूनिट है, डिफरेंट यूनिट्स की यूज करते हैं, बताया था मैंने आपको क्यों यूज करते हैं, डिफरेंट यूनिट्स हम क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास की यूनिट, हाँ हाँ कन्वीनियंस के लिए। जैसे एग्जाम्पल बता सकते हो, अरे बता एक्सप्लेन कर सकते हो यार, तुम तो खुश हो गए। हाँ अरे कैपेसिटर नहीं पूछ रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स क्यों यूज करते हो। कैलकुलेशन नहीं, मतलब देखो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आलू खरीदते हो, किस में खरीदते हो, केजी में खरीदते हो। ये नहीं कहते 1000 ग्राम आलू दे दो, ठीक है ना। या अगर मान सुनार के पास गए, ठीक है, मान लो तुमको अंगूठी वगैरह बनानी है, ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए, बट अगर मान लो बनवानी है तो क्या कहते हो, मान लो ग्राम में बनवाओगे ना भाई, किलो की तो बनवाओगे नहीं, पहन ही नहीं पाएगी वो। अरे ठीक है, ठीक है, हाँ देखो, तो कहोगे ना 10, अरे सुन लो भाई, मान लो लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, मान लो 10 ग्राम, 10 ग्राम बनाया, तो ये थोड़ी बोलोगे कि 10⁻⁻² kg की अंगूठी बनाऊंगी। हाँ अरे आ रही बात समझ में, उसको क्या बताओगे तुम, 10 ग्राम, हाँ मार के भेजेगा तुमको ठीक है। अरे भाई समझ पा रहे हो, तो ग्राम भी यूजफुल है और केजी भी यूजफुल है। वास्तव में क्या करते हो तुम, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें उसके दो कंपोनेंट होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी क्या होती है, यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों 1 2 3 4 ऐसे रखना चाहते हो, ठीक है। तो जो रेडियस है, जो आपकी न्यूक्लियस की बहुत छोटी होती है, 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो वो बोलना आसान है कि 1 फर्मी 2 फर्मी, ये बोलना आसान है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कितना आ रहा है, 1.2 फर्मी। एक फर्मी होता है 10⁻⁻15 में। फर्मी एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पर रखा गया, ठीक है। लिख लिया, 2 लाइन किया होना चाहिए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं कुछ के नहीं। हाँ -13 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये बच्चों तुम्हारा मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, क्या ये बहुत ज्यादा होगा, ये तो बच्चों लोग मान लो 100 200 हो गया मैक्सिमम। ये क्या होता है 1.67 10⁻⁻27, ठीक है, बहुत कम होता नहीं होता। तो ये वैल्यू भी क्या आएगी, बहुत कम आएगी। तो इसके लिए भी मुझे एक नई यूनिट बनानी होगी। अरे सर पहले ना, इसको बोलना आसान नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हम नई यूनिट बनाते हैं, किसको मेजर करने के लिए, एटम के मास को मेजर करने के लिए। अरे मेजॉरिटी मास न्यूक्लियस में ही रहता है, तो एटम को मास को मेजर करने के लिए नई यूनिट बनाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या शॉर्ट फॉर्म में यू भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यू। हेडिंग डाल लो, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ब्रैकेट में AMU/U, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ब्रैकेट में क्या लिखना है ना, AMU/U, कभी कभी यू भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, कैन आई कॉल यू लेटर, आई मिडिल ऑफ क्लास। हेलो, जस्ट हाफ आवर लेटर, जस्ट एन हाफ एन आवर लेटर मैडम। देखो क्या होता है बच्चों, अरे कहाँ पर था मैं, AMU, ठीक है, हेडिंग ला लो, मास, एटॉमिक मास यूनिट ब्रैकेट में AMU/U, ठीक है, लिखो। देखो कार्बन का बच्चों जो मास होता है 6012,
कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं ना, एक तो होता है 6012 और 6014, और भी होते होंगे, मुझे 2 ही पता है। 6012, तो अगर बच्चे देखो इसमें कितने हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स है ना, कितने हैं, 12 न्यूक्लियॉन्स है, तो मास कितना हुआ, 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा कह सकते हो। अगर 12 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, ठीक है ना। अरे यार ये बात समझ में, मतलब मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन आ जाएगा, उसी कहते हो 1/1 एम। अरे एक न्यूक्लियॉन के मास को क्या कहते हो, 1 एम। तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे, अब देखो वास्तव में क्या होता है कि मैंने बताया था ना कि हर एक जो आपका होता है एटम, उसका बच्चों मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, मास डिफरेंट होता है। अब सर्च करो मास ऑफ हाइड्रोजन, देखो लिखो, एमयू में दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 पॉइंट, ठीक हाँ, जो भी है, मतलब क्या 1 नहीं, क्या 1 है क्या, क्यों नहीं है 1, ये एवरेज दे रखा है बच्चों। वास्तव में क्या एक ही आइसोटोप होता है 1H1, नहीं, 1H2 भी होता है, 1H3 भी होता है, सबका एवरेज लेते हैं। अरे यारी बात समझ में, तो जब बेस बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि ये लिख दो 20 40, इसमें क्या है बच्चों, 40 न्यूक्लियस है, तो 40 का 1/40 ऑफ मास, तो भाई इसका जो मास होगा ना वास्तव में डिफरेंट होगा। समझ पा नहीं, समझ पा रहे हो, इसका 1/40 करेंगे डिफरेंट आएगा, इसका 1/12 करेंगे क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हम लगभग दोनों का सेम आएगा बट डिफरेंट आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बस स्टैंडर्ड के लिए क्या होता है, फिक्स, हाँ एवरेज लेकर आया होगा, ठीक है। अरे यारी बात समझ गए, लिखो, इट इज डिफाइन कैसे किया जाता है बच्चों, 1/12 ऑफ मास ऑफ 6C12 आइसोटोप, लिखो, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as 1/12 of mass of 1/12 of mass of atom of 6C12 isotope, ठीक है। देखो बच्चों, अब निकालें कैसे, कैसे निकालेंगे एमयू की वैल्यू बच्चों, जो होता है उसका लगभग मास 12 ग्राम मानते हो, क्या होता है 12 ग्राम, किसका मास होता है, अरे 12 ग्राम मोलर मास, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, हाँ लगभग 6 × 10⁻23, इसका एटम्स का मास कितना है बच्चों, 12 ग्राम, अरे 1 ग्राम कैसे हो गया, अरे इतने एटम्स का मास क्या है, 12 ग्राम, ठीक है। तो एक एटम का मास कितना होगा बच्चों, सॉरी मतलब 12/6 × 10⁻23, इसका भी क्या करना है बच्चों, 1/12 करना है। अरे एक एटम का जो मास है उसका 1/12 करना है, तो 1 एमयू कितना आ जाएगा, 112/6 × 10⁻23 इंटू 1/12, तो लगभग बच्चों एक एटम का मास ही है, एक आपका न्यूक्लियस का मास ही आएगा, न्यूक्लियन का मास, सॉरी, कितना आएगा, लगभग 1.66 10⁻⁻27, ठीक है, लगभग इतना आता है। अरे भाई मास ऑफ प्रोटॉन ही आएगा ना, या मास ऑफ न्यूट्रॉन ही आएगा, आएगा, दिक्कत है कुछ, ऐसे तो निकालते हो, अरे मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐसे तो निकालते हो, तो ये ठीक है, बराबर है, ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, फिजिक्स हर, ठीक है ना, फिजिक्स वाले को हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, मैथ्स का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, फिजिक्स तो आनी चाहिए, ठीक है। अरे लिख लिया, लिख लिया, एक बच्चों, अब देखो जो आता है वास्तव में, होना क्या चाहिए बच्चों, कार्बन का मास 12 एम ही होना चाहिए ना, बट 12 से थोड़ा सा डिफरेंट आता है, क्योंकि क्या होते हैं उससे कई आइसोटोप्स होते हैं,
तो ऐसे देखो ज्यादा आ रहा होगा, सर्च करो, देखो मास ऑफ कार्बन, देखो 12 एम थोड़ा ज्यादा दे रखा होगा। हाँ, अरे थोड़ा ज्यादा नहीं ज्यादा बच्चों, ठीक है। हाँ मतलब एग्जैक्ट 12 नहीं है, अरे एग्जैक्ट 12 नहीं है। हेडिंग डालो बच्चों डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? मास बाय वॉल्यूम। देखो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करोगे डेंसिटी? हर्षिता आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रही है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा बच्चों? डेंसिटी रो मास बाय वॉल्यूम। क्या आता है ये? मास ए इंटू क्या होगा बच्चों तुम्हारा? एएमयू कह सकते हैं, ए इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस, या 1.66 कह दो जो लिखा है, 10 टू द पावर माइनस 27 डिवाइड बाई क्या होगा वॉल्यूम? 4 पाई आर क्यूब। क्या होगा बच्चों? 4 पाई आर क्यूब बाई 3, ये होगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 3a इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, और ये आएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा? 4 पाई आर क्यूब। आर क्यूब क्या लिखोगे बच्चों? आर क्या होता है तुमको बताया था, आर क्या होता है? आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, ये होता है। तो आर का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा? क्यूब इंटू ए, तो यहां पर क्या होगा? आर नॉट क्यूब इंटू ए, तो ए बच्चों क्या आ जाएगा? कैंसिल। तो ये कांस्टेंट आएगा, अरे लगभग कांस्टेंट है कि नहीं आएगा? इसकी वैल्यू होती है, एक मिनट, हाँ अरे मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? वास्तव में डेंसिटी का जूम करके ये निकाला था, इसको कांस्टेंट माना था, कांस्टेंट आ रही है, क्यों? क्योंकि मैंने जूम किया था पहले, ठीक है। पहले 10 टू द पावर 17 के ऑर्डर का होता है, लिखो ये ऑर्डर होता है बच्चों, ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका। आर नॉट क्यूब क्या होता है? आर नॉट क्या होता है? 1.2 फर्मी, अरे 1.2 फर्मी होता है ना बच्चों, तो रखोगे तो लगभग आ जाएगा इसका जो ऑर्डर आएगा। भाई क्या हो गया? जाने, बत्ती गुल होने वाली है। हाँ लिख लो 2.3, लिखो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। हाँ रो की जो वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10 टू द पावर, हाँ रो की वैल्यू ही बता रहा हूँ, 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। देखो अगर बच्चों सुन लो, मतलब 1 मीटर क्यूब का मास इतना है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर, अरे यार चालू हो गया है, रो कितना हुआ बच्चों? 2 पॉइंट क्या लिखा है? 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अगर देखो बच्चों 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे, क्यूब का जो डाइस होता है, देखा ना लूडो का डाइस, लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर विड्थ। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 टू द पावर 6 मीटर क्यूब होते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चा? 2.3 इंटू 10 टू द पावर 11 kg। तो सोचो एक लूडो के डाइस का मास इतना होगा, उठा पाओगे क्या? नहीं उठा पाओगे, पूरा एलसी मिल जाए फिर भी नहीं उठा पाओगे, हो सकता है पूरी सोसाइटी मिल जाए फिर भी नहीं उठा पाओगे। हाँ अरे आई बात समझ में? हेडिंग डाल लो बच्चों, रिलेशन, ये देखो अब इंपॉर्टेंट चीज पर आ रहे हैं, लिखो रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। ये किसने कहा था बच्चों? बहुत ही पॉपुलर है। हाँ हाँ, कोई भी अगर फिजिक्स का अगर तुम क्या देखो, क्या कहते हैं उसको, अरे जो वीडियो के आगे लगाते हैं, थंबनेल, हाँ थंबनेल में जरूर आता है। अरे बचपन से सुना है, ठीक है। क्या होता है? आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये क्या बताता है बच्चों? हाँ लिख लो, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, लिखो इक्वल टू एमसी स्क्वायर,
इक्वल टू mc²। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मास और एनर्जी क्या है, इक्विवेलेंट है। लिखो, इट मींस दैट मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। भाई आपका न्यूक्लियर रिएक्टर इसी पर वर्क करता है, फ्यूजन भी इसी पर वर्क करता है। अभी फ्यूजन में अभी फ्यूजन का एक न्यूज आया था, सुना किसी ने, न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड? हाँ वास्तव में क्या था, देखो, जो फ्यूजन हो तो रहा था बच्चों पहले। फ्यूजन क्या होता है, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। फिशन में क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस से टूटता है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर फिशन होता है उसमें वेस्ट होता है, ठीक है ना, वो बहुत हजार्डस होता है। फॉर एग्जाम्पल चेरनोबिल सुने हो, ठीक है ना, हाँ, तो वहां पर ब्लास्ट कर गया था, तो काफी आपका हजार्डस होता है। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है आपका, सॉरी फ्यूजन क्या होता है, क्लीन होता है। बट न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि दो न्यूक्लियाई, सोचो दो न्यूक्लियाई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उनको बहुत नजदीक लाना पड़ेगा, रिपल्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग 10⁻⁷ केल्विन। नहीं चल रहा भाई, हाँ, तो अरे भाई उतना, आपका पहली बात तो टेम्परेचर सस्टेन करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है, कौन सारे तुम्हारे मेटल वगैरह मेल्ट हो जाएंगे उस टेम्परेचर पर, ठीक है। हाँ, तो अभी जो ब्रेक थ्रू हुआ है उसमें क्या कहते हैं कि थोड़े से टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं परमानेंट रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसकी एनर्जी बाहर चली जाती है। तो पहले क्या था, जितना एनर्जी हम दे रहे थे ना, उससे कम एनर्जी आउटपुट था। अभी क्या है, जो आउटपुट, नेट आउटपुट क्या तुम्हारा पॉजिटिव है। अरे भाई जितना एनर्जी खर्चा कर रहे हो, एक सर्च करना, एक बहुत अच्छा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था यूट्यूब पे, अभी नहीं, हाँ हाँ, अच्छा ठीक, चलो तुम इंटरेस्टेड हो। देखो बच्चों, न्यूक्लियर फ्यूजन में ब्रेक थ्रू हुआ है, ठीक है, हो सकता है आपको फ्यूचर में क्लीन एनर्जी मिले। हाँ, तो क्या, एनर्जी और मास, सुन लो भाई, सुन लो, बताऊंगा अभी कैसे इक्विवेलेंट होता है। एनर्जी और मास क्या होते हैं, इक्विवेलेंट। सुन लो, अगर मैं कह रहा हूं, सुन लो, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर मास लॉस होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी निकलेगी, कितना एनर्जी निकलेगी, mc²। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब तोड़ते हो ना, तो मान लो, अगर मान लो तुम एक चॉकलेट बार ले रहे हो, ठीक है, चॉकलेट बार को तोड़ोगे, आधा आधा क्या रहता है, सेम रहता है, अरे मास लॉस नहीं होता। बट न्यूक्लियस को जब तोड़ते हो तो भाई जो बने दो, मान लो एक M1 बना, एक M2 बना, तो जो M होगा ना बच्चों, वो ज्यादा होगा M1 + M2 के मास। तो कुछ मास कम हुआ, जो मास कम हुआ उसी करस्पॉन्डिंग क्या हुई, एनर्जी आई। फ्यूजन में भी क्या हुआ, मान लो M1 + M2 मिलकर ये मास बनाए। दूसरा कंडीशन है, मान लो M1 हुआ, दूसरा M2 हुआ, ये जब बनाएंगे दूसरा मास M, तो M1 + M2 थोड़ा ज्यादा होगा। तो जो मास लॉस हो रहा है उसको मास डिफेक्ट कहते हो, उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है आपकी, आती है। अच्छा सोचो, अगर मान लो अलग करना हुआ, फ्यूजन हो गए तुम्हारे, ठीक है ना, अलग करना हुआ, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी अलग करने के लिए। एनर्जी दोगे तो फिर से उसी स्टेट में आएगा पहले, मान लो इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो, फिर से इसी मास में लाना है, तो सोचो मास आपको थोड़ा सा कम है ना इन दोनों का, तो तुमको जो एनर्जी दोगे वो किस में कन्वर्ट होगी, मास में कन्वर्ट होगी। अरे समझ पा रहे हो, तो एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो जाएगी, और मास एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा, ठीक है, इसी कहते हैं आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। हमारे कोर्स में क्या है कि एक एएमयू के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो लिख लेते हैं, ठीक है, लिखो, एनर्जी इन 1 एएमयू, एनर्जी इन 1 एएमयू, एक एएमयू का मास कितना होता है बच्चों, 1.66 × 10⁻⁻27, 37 नहीं यार, 3 × 10⁻, अरे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 1.4 × लगभग 10⁻⁻10 आता है, ठीक है, 1.49, याद नहीं लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 जूल, केजी लिख रहा हूँ, जूल,
देखो बच्चों, हमारी जो एनर्जीज होती है ये एनर्जी भी क्या है, कम है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। अरे वैल्यू कम है तो जूल की जगह हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करेंगे, ठीक है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या यूज करेंगे, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन मतलब 10⁶, 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं बच्चों? अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इंटू वोल्ट ये होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, कितना है, 6 × 10⁻13 जूल। ये क्या आ गया, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल। तो एक जूल में कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻6 कितना 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर इतना जूल है ना बच्चों, इसको डिवाइड कर दे तब जाकर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अरे ये इंटू 1 जूल कर लो, ठीक है, तो 1 जूल की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा बताओ। क्या है बच्चों, 1.49 इंटू 10⁻⁻10 इंटू क्या रखोगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आएगा याद है, 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अरे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सही है ना याद करने में, कंपेयर टू 1.49 10⁻⁻10 याद करने। अरे भाई आसानी के लिए करते नहीं करते, मुझे तो आ गया था ना एनर्जी इसके मास से करस्पॉन्डिंग। अरे ठीक है, बट आसानी के लिए करते हैं, हर चीज डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं करते। अरे चीजें आसान बनाने के लिए पढ़ते हैं फिजिक्स, तुम लोग उल्टा समझते हो। हाँ कहाँ याद करने हैं? कितनी वैल्यू याद की तुमने, कितनी वैल्यू याद की, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये 2 वैल्यूज याद करनी पड़ी, बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे ठीक है, अरे लिख लिया भाई, अरे छाप लिया सभी ने। हेडिंग डाल लो अब, बहुत इंपॉर्टेंट, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर आ गए, ठीक है, चैप्टर के हेडिंग डालो, बाइंडिंग एनर्जी। लगभग 931 ले लेंगे, कई जगह 931.5 भी लिखा रहता है, तो क्वेश्चन में दिया रहता है, मेजोरिटी क्वेश्चन में दिया रहता है तो वो रख लेना, नहीं दिया रहता तो 931 मान लेना। बाइंडिंग एनर्जी जो मैं भी बता रहा था बच्चों अभी, ठीक है, मास के बारे में, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। होता क्या है, अगर मान लो बच्चों, काफी देर बाद अभी आएगा, देखो मान लो शिवांश हो गया और किसले हो गया, ठीक है ना, मान लो इनकी जॉब लगी, ठीक है, मान लो दोनों, हाँ दोनों को 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं, नहीं पर महीने, पर महीने, इतनी पर डे नहीं। देखो तो देखो पहली बात तो अगर मान लो इनको रहना है सिटी में, मान लो नोएडा में ही रहना है, तो अकेले तो रूम अफोर्ड कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा इनको, साथ में रहना पड़ेगा, ठीक है, मान लो, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे से मान लो नफरत करते हैं, तो लड़ाई हुई, समझ पा रहे हो, दोनों आए मान लो, एक मान लो रूममेट बनने के लिए, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, पहले ये मान लो कमरा तुम्हारा खाली था, दोनों लोग आए, दोनों में काफी लड़ाई हुई, तो दोनों क्या हो गए, थक हो गए, अरे क्या हो गए, थक गए, थक गए, फिर उसके बाद इनके पास बाहर जाने की हिम्मत नहीं रही, तो दोनों क्या हो गए, सेटल हो गए रूम में। अरे यही बात समझ में, तो मतलब पहले जब रूम के अंदर आए थे इनके पास एनर्जी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, तो उन्होंने क्या की, हाथापाई की, तो एनर्जी क्या हुई, कम हो गई। न्यूक्लियस के अंदर भी यही होता है बच्चों, समझ पा रहे हो, न्यूक्लियस कैसे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो भाई जब प्रोटॉन को नजदीक लाओगे भाई, पहले न्यूक्लियस के अंदर स्पेस कुछ नहीं था, न्यूक्लियस क्या था बच्चों, खाली था, जब प्रोटॉन को लाओगे दूसरा प्रोटॉन आसानी से आने देगा क्या, नहीं,
दोनों में हाथापाई होगी, ठीक है, दोनों क्या करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे, अल्टीमेटली कुछ एनर्जी लूज करेंगे, फिर क्या होगा भाई, दोनों थक जाएंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस बना लेंगे, चिपकेंगे नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस बना लेंगे। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ये एनर्जी एक्सपेंड की है, अरे एनर्जी एक्सपेंड की नहीं की, एनर्जी आई कहां से होगी, एनर्जी आई कहां से होगी बच्चों, अरे इनका मास कम हुआ होगा, अरे समझ पा नहीं समझ पा रहे हो, एनर्जी क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम अगर मान लो वास्तव में हाथापाई कर रहे हो, तो वास्तव में क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, तुम खाना पचाओगे तो हल्के तो होगा कुछ, ऐसा समझ लो। तो होगा क्या बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान लो, प्रोटॉन का मास मान लो ऐसे 10 केजी था और न्यूट्रॉन का मास मान लो 10 केजी था ऐसे, तो जब आएंगे बच्चों क्या होगा, जब अंदर आएंगे तो यहाँ पर मास 20 केजी नहीं होगा, 18 मान लो, तो कुछ ना कुछ मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम हो जाएगा, वो मास क्या हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी एनर्जी कहते हो बाइंडिंग एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, डेफिनेशन क्या हुई, देखो ऐसा समझ लो, दो डेफिनेशन कह सकते हैं, एक तो पहली बात, एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है ना, जब आपका न्यूक्लियस फॉर्म हुआ है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर देखो अगर 18 केजी है बच्चों, तो मुझे फिर से अलग अलग करना है 10-10, तो मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी, 2 केजी की करस्पॉन्डिंग एनर्जी, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, मास में, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मान लो इन दोनों बैठे हैं, इन दोनों को ग्लूकोन डी पिला दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, फिर से एनर्जी आ गई, फिर से भग गए दोनों, अरे यही बात समझ में, तो एनर्जी क्या होगा, देनी पड़ेगी जिससे क्या हो, डिसइंटीग्रेट हो। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कितनी एनर्जी दे जिससे जो आपका न्यूक्लियस है क्या हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है, वो क्या हुई, बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, ये बाइंडिंग एनर्जी का यूज क्या होता है, किसके लिए पढ़ते हैं, चैप्टर डिफिकल्ट बनाने के लिए, देखो अगर मान लो बच्चों ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है कि नहीं हो, थोड़ी सी एनर्जी देने पर वो अलग अलग होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या थी, कम है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी स्टेबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, ठीक है, अरे आई बात समझ में, ठीक है, लिख लो बाइंडिंग एनर्जी की 2 डेफिनेशन, लिखो लिखो, दो, ठीक है ना, बस होमवर्क दे दूंगा, छोटी सी बात बताना है बस, ठीक है, लिखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर दूर कर रहे हैं, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स टू इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स, सॉरी टू नहीं करना, टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स infinite distance apart is called binding energy, लिख लिया, is called binding energy। और करके लिखो दूसरी डेफिनेशन, दूसरी क्या होगी बच्चों, एनर्जी रिलीज या एक्सपेंडेड, लिखो एनर्जी खर्चा हुई जो, ठीक है, लिखो एनर्जी एक्सपेंडेड when nucleons come together, energy expended when nucleons come together to form a nucleus, energy expended when nucleons come together to form a nucleus is called binding energy, expended when nucleons come together to form nucleus is called बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। अच्छा बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा बताओ, हाँ वेरी गुड, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन क्यों होगा बच्चों 0, अरे अकेला है, कोई रिपल्शन फेस करेगा क्या बच्चों, हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी हाँ 0 होगी, मतलब कुछ नहीं करेगा,
क्या होगी? अरे भाई अकेला है ना, उसमें एक ही हाइड्रोजन, सॉरी एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है नहीं, तो क्या होगा बच्चों? 0। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या हीलियम 0 होगी? नहीं। तो एक होती है बच्चों 20, इसकी लगभग होती है 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको अलग अलग करने के लिए, ठीक है? अरे भाई लिख लिया? देखो वास्तव में क्या क्या होता है, इसका यूज क्या होता है बच्चों? स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है? अरे यार बात समझ में, बट वास्तव में ये सही स्टेबिलिटी नहीं बताता, ठीक है? इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हाँ हेडिंग डाल लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मान लो बच्चों तुम्हारे न्यूक्लियस क्या बताता है? मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या बताता है? मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई ए। और ए न्यूक्लियॉन्स है, ठीक है? ये क्या बताता है बच्चों? लिखो ये लिखो पहली बात तो ये फॉर्मूला लिखो। इट डिनोट्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, इट डिनोट्स एवरेज एनर्जी। लिखो इट डिनोट्स एवरेज एनर्जी required to remove one nucleon from nucleus, is average energy required to remove one nucleon from nucleus, ठीक है? अरे यार बात समझ में, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझो। इसलिए तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? 4, ठीक है ना? मान लो बच्चों किसले घर में 4 लोग हैं, तो किसले के पास मान लो 10 किलो खाना है, तो हर एक को कितना मिल रहा है? 2.5। कितने मिल रहा है बच्चों? हर एक को 2.5 किलो, ठीक है ना? मान लो बच्चों माही के घर में कितने हैं? मान लो माही के पास 20 किलो खाना है, बट माही के पास कितने घर में कितने हैं? 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो हर एक लोग को कितना मिल रहा है? 200 ग्राम। मतलब कितना मिल रहा है? 200 ग्राम। इसीलिए किसने इतना मोटा है, राइट? 2.5 किलो खाता है, और माही 200 ग्राम, वो भी सिर्फ अमावस की रात को, और बाकी बाकी टाइम भूखी। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो माही के पास ज्यादा था खाना, इसलिए लोग भी कम थे। कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? किसले? माही अनस्टेबल रहेगी, माही इधर उधर ढूंढेगी कहां पर खाना है। तो यहां पर यही सोच लो, बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी बता रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताएगा स्टेबिलिटी। एक न्यूक्लियन को कितना मिल रहा है बाइंडिंग एनर्जी, समझ पा रहे हो ना? एक न्यूक्लियन कितना निकालने के लिए वो स्टेबिलिटी बताएगा ना, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो इसीलिए यूज करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अरे आगे बात समझ में? हिडन डालो मास डिफेक्ट। हाँ मास देखो, बाइंडिंग एनर्जी आई कहां से होगी बच्चों? अभी बताया था, अरे हुआ था ना 18। हाँ 18 केजी क्या हुआ होगा? अरे 20 मिले, होना चाहिए था 20, बट हुआ क्या? 18। हाँ 2 किलो मास कम हो गया, वही एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज हुई होगी। लिखो मास डिफेक्ट। द डिफरेंस, देखो जो आपका न्यूक्लियस का मास होता है बच्चों, अगर मान लो सोचो एक तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसमें मान लो जेड प्रोटॉन्स है, और क्या है तुम्हारा? एन मान लो न्यूट्रॉन्स है, ठीक है? तो इन दोनों का मास जोड़ो अलग अलग करके, क्या करके? अलग अलग करके। मान लो न्यूक्लियस का मास क्या है बच्चों? एम है, जो ज्यादा कौन आएगा? मान लो तुम्हारे पास जेड प्रोटॉन्स है, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर दिया, ठीक है? अलग अलग जब है। और ये क्या है? न्यूक्लियस का मास है बच्चों, जब कंबाइंड है कौन ज्यादा होगा? ये ज्यादा होगा ना? अरे बताया कि नहीं बताया भाई? जब अलग अलग थे तो मास क्या था बच्चों? 10 + 10 20 था। जब कंबाइंड हो गए तो मास कितना हो गया?
18 हो गया। तो जो कंबाइंड मास होता है वो क्या होता है, इंडिविजुअल मासेस के सम से कम होता है। अरे उसी से तो आई थी बाइंडिंग। तो कम कौन होगा बच्चों, ये वाला। तो बाइंडिंग मास डिफेक्ट कहेंगे क्या, कि जो आपका न्यूक्लियस का मास होता है वो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस का जो मासेस होता है उनके सम से कम होता है। फिर सुन लो, जो आपका न्यूक्लियस का मास होता है, इंडिविजुअल जो न्यूक्लियंस हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, सभी का मास जोड़ोगे उसके मास से कम आएगा। उसी डिफेक्ट क्या कहते हो, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। अरे मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। लिखो, द डिफरेंस बिटवीन sum of mass of the difference between sum of mass of neutrons and protons, the difference between sum of mass of neutrons and protons, ब्रैकेट में न्यूक्लियॉन्स लिख लो, ब्रैकेट में न्यूक्लियॉन्स, forming nucleus and mass of nucleus is called mass defect. हाँ हाँ, is called mass defect. आर खोल रहे भाई, is called mass defect. लिखो, it is mass defect, लास्ट लाइन लिखो, it is mass defect, छोड़ रहे, it is mass defect which appears in form of binding energy. It is mass defect which appears in form of binding energy. So binding energy क्या होगी बच्चों, मान लो मास डिफेक्ट के अंदर डेल्टा एम ऐसे लिख लेना, ऐसे दिखाते हैं डेल्टा एम मतलब मास का डिफरेंस है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी बच्चों, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में, थ्योरी भी बची हुई है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है ना, उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये। अरे हाँ सुन लो, संडे के टेस्ट के लिए सुन लो, संडे का जो टेस्ट है वो पहली बात तो 1.5 घंटे का है, ठीक है, और 24 क्वेश्चन है। अरे नंबर से क्या मतलब है यार, नंबर अनइम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन 10 मार्क कर दूं, कोई दिक्कत है क्या। 1 2 3 चैप्टर है, देखो सुन लो, अगर तुमको चाहिए कि एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो मैं ले सकता हूँ, क्या चाहिए मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी नहीं ले सकते, अरे वो खड़ा है बाहर, देख रहे हो अभी, ठीक है। देखो तो कल, हाँ कल लेकर बता देंगे तुमको कैसे कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मैं बता दूंगा टाइमिंग। हाँ ऑनलाइन हाँ, अरे वैसे बता देंगे, पढ़ा थोड़ी रहे हैं, किस टाइप के मतलब पढ़ाएंगे थोड़ा, आधे घंटे लगभग। हर्षिता कोई डाउट है? No, sir.